बहुत समय पहले नागलोक और भूलोक के बीच मित्रता और सौहार्द था। दोनों लोगों के लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते थे। नागलोक के महाराज सर्प वासुकी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से नागलोक की सीमाओं को सदैव सुरक्षित रखा था, उनके यश, बल, पराक्रम की ख्याति इस रूप से फैली थी कि दुश्मन हमला करने से पहले ही अपनी हार मान लेते थे। पर महाराज सर्प वासुकी अब बूढ़े हो चले थे और धीरे धीरे उनकी शक्तियां क्षीण होती जा रही थी। कुछ वर्ष पहले हुए एक युद्ध में उन्होंने अपने सबसे नजदीकी और विश्वसनीय सेनापति को खो दिया था। यह आकस्मिक हमला भूलोक ने किया था, जिसका उद्देश्य किसी को समझ में नहीं आया। भूलोक वासियों को उनसे क्या समस्या हो सकती है, यह भी समझ से परे था। अनंत सर्प, जो सेनापति कालमणि का इकलौता पुत्र था, बदले की आग में जल रहा था। उसके अनुसार महाराज सर्प वासुकी के कारण उसके पिता की जान गई थी और अब उसे सिंहासन चाहिए था। इस राह में मात्र एक कांटा महाराज की पुत्री थी, विशाखा, जो अद्वितीय रूप की स्वामिनी थी। आज विशाखा अपने पाताल लोक में प्रशिक्षण के 15 साल पूरे करके नागलोक वापस लौट रही थी। अगले 3 दिनों में 18 वर्ष की होने जा रही थी। इसी कारण महाराज सर्प वासुकी बहुत खुश दिख रहे थे और इस हर्षोल्लास के कारण इस दिन को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा था। राजकुमारी विशाखा का जन्मदिन, जिसमें भूलोक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया था। नागलोक में आज एक विशालकाय स्टेडियम में विशेष आयोजन था, जहां नागलोक के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी प्रमुख मेहमान और नागरिक उपस्थित थे। यह आयोजन राजकुमारी विशाखा के वयस्क होने के उपलक्ष्य में था, जहां वो पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने अद्वितीय रण कौशल और युद्ध कला का प्रदर्शन करने वाली थी। पहली प्रतियोगिता में राजकुमारी विशाखा को जंगली जानवरों से निहत्थे लड़ना था। उन्होंने अपने केवल हाथों और पैरों का प्रयोग करते हुए एक शक्तिशाली बाघ और 2 भेड़ियों को परास्त कर दिया। उनकी चालें इतनी तेज और सटीक थी कि दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उसकी फुर्ती और ताकत ने सभी को चकित कर दिया। इसके बाद भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विशाखा ने अपने लक्ष्य को भाले से इस तरह भेदा कि वो सीधा जाकर निशाने के केंद्र में धंस गया। उसकी दृष्टि और सटीकता को देख वहां मौजूद सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। यह ना केवल उसके शारीरिक शक्ति का, बल्कि उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का भी परिचायक था। मल्ल युद्ध में विशाखा ने 3 प्रतिद्वंदियों के साथ एक एक करके मुकाबला किया। उसकी तकनीक और रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि उसने हर एक को कुछ ही मिनटों में परास्त कर दिया। हर बार जब वो किसी को पटकती, दर्शकों का उत्साह और बढ़ जाता। उसकी दृढ़ता और साहस ने स्पष्ट कर दिया कि वो न केवल एक राजकुमारी, बल्कि एक योग्य योद्धा भी है। अंतिम प्रतियोगिता में विशाखा ने घुड़सवारी में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उसे केवल एक ढाल के साथ 15 योद्धाओं से आत्मरक्षा करनी थी। उसने घोड़े की पीठ पर सवार होकर अद्वितीय कलाबाजियां दिखाते हुए ढाल को कुशलता से प्रयोग किया और सभी हमलों से बचाव किया। उसकी चालें इतनी त्वरित और सटीक थी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यह अद्वितीय प्रदर्शन देखकर महाराज सर्प वासुकी को अत्यंत गौरवान्वित महसूस हुआ। उन्हें अपनी पुत्री पर गर्व था, जिसने एक ही दिन में पूरे राज्य को अपना प्रशंसक बना लिया। विशाखा की बहादुरी, आत्मविश्वास और कौशल ने न केवल नागलोक के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि वो एक सच्ची योद्धा और योग्य उत्तराधिकारी है। इसी बीच नागलोक के राजा सर्प वासुकी अपनी बेटी विशाखा के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे थे। अनजान की भांवरी का षड्यंत्र दोनों लोगों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और गहरा कर रहा था। उधर राजकुमारी विशाखा का तलवारबाजी का कौशल देखने का समय आ गया था। फलस्वरूप राजकुमारी विशाखा ने जनता की ओर मुख करके अभिवादन स्वीकार किया और कहा, नागलोक की यह प्राचीन परंपरा है कि राजकुमार या राजकुमारी अपने युद्ध कौशल
और तलवारबाजी का प्रदर्शन जनसमूह के समक्ष करते हैं। इसके बाद यदि किसी को यह लगता है कि वो मुझे चुनौती दे सकता है तो वह सामने आ सकता है और चुनौती स्वीकार की जाएगी। उनके ये कहते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई भी दर्शक राजकुमारी विशाखा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजकुमारी विशाखा की ये बात सुनकर महाराज सर्पवासुकी का हृदय गर्व से भर उठा। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि नागलोक में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उनकी पुत्री को चुनौती दे सके। उनकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने विशाखा की ओर देखा, अचानक उनका चेहरा बदल गया। वो हतप्रभ रह गए जब दैत्यों का राजा भांबरी उठ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, राजकुमारी विशाखा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी ये चुनौती स्वीकार करता हूं। भांबरी के भारी भरकम ढांचे और विशालकाय शरीर और उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित थे। उसकी चुनौती ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ लोग भय के कारण सिर झुकाकर खड़े हो गए, जबकि अन्य उसकी हिम्मत और दृष्टता पर आश्चर्यचकित थे। सभा में कानाफूसी होने लगी कि यह प्रतियोगिता केवल नागलोक के योद्धाओं के लिए है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। ऐसे में भांबरी की चुनौती ने सभी को चिंता में डाल दिया था कि क्या यह चुनौती स्वीकार की जाएगी या नहीं। सभा में गहन सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें महाराज सर्पवासुकी और राजकुमारी विशाखा पर टिक गई। महाराज सर्पवासुकी ने सभा में गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, यह प्रतिस्पर्धा नागलोक के योद्धाओं के लिए है, लेकिन यदि दैत्यराज भांबरी से चुनौती देना चाहते हैं तो हमें इस पर विचार करना होगा। उन्होंने राजगुरु की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हमारी परंपरा का आदर करते हुए यदि कोई बाहरी योद्धा हमारी राजकुमारी को चुनौती देता है तो वो राजकुमारी पर निर्भर करेगा कि वो उस चुनौती को स्वीकार करती हैं या नहीं। विशाखा ने शांति और आत्मविश्वास से कहा, दैत्यराज भांबरी, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करती हूं। यह मुकाबला केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि हमारे दोनों लोगों के बीच की पुरानी दुश्मनी को समाप्त करने का एक अवसर भी हो सकता है। उनकी एक घोषणा सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग रोमांचित हो गए। भांबरी ने अपनी तलवार उठाई और अपनी विशालकाय मुद्रा में खड़ा होकर विशाखा की ओर देखने लगा। विशाखा ने भी अपनी तलवार निकाली और दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने कदम उठाए, चारों ओर शांति और सन्नाटा छा गया। दोनों योद्धाओं के बीच का यह संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल का, बल्कि दोनों लोगों के बीच की पुरानी दुश्मनी के अंत का प्रतीक भी बन सकता था। विशाखा ने अपनी तलवार उठाई और एक जोरदार चीख के साथ भांबरी की ओर दौड़ी। भांबरी ने अपनी भारी तलवार से आक्रमण किया, लेकिन विशाखा ने अपनी फुर्ती और चपलता का प्रदर्शन करते हुए उसे आसानी से नाकाम कर दिया। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारों की टकराहट और चीख पुकार से सारा मैदान गूंज उठा। विशाखा ने अपनी बुद्धिमता और रणनीति का उपयोग करते हुए भांबरी के भारी आक्रमणों का सामना किया और उन्हें काबू में किया। भांबरी की तलवार का एक जोरदार वार विशाखा की ढाल पर जा पड़ा, जिससे उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने अपनी तलवार से एक तीखा आक्रमण किया जो भांबरी की ढाल को भेदते हुए उसके कंधे पर लग गया। भांबरी के चेहरे पर दर्द और क्रोध के भाव उभर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक और जोरदार आक्रमण किया, जिसे विशाखा ने कुशलता से टाल दिया। यह युद्ध न केवल ताकत का बल्कि बुद्धिमता और कौशल का भी था। विशाखा ने अपनी चालों और तकनीकों से भांबरी को धीरे धीरे थका दिया। उसकी चपलता और सटीकता ने भांबरी को चौंका दिया। यह मुकाबला नागलोक और दैत्यलोक के बीच केवल एक शक्ति प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि दोनों लोगों की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की सांसें थमी हुई थी।
और सबकी निगाहें उस मैदान पर जमी थी जहां दो महान योद्धा अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आमने सामने दो दो हाथ कर रहे थे, अपनी रक्त रंजित तलवारें हाथों में लिए। जब युद्ध के बीच राजकुमारी विशाखा और राक्षस राज भांवरी के बीच तनाव चल रहा था, तब भांवरी ने अचानक मौका पाकर विशाखा के पास जाकर उसे कान में कहा, यदि आप हमसे विवाह कर लें तो हम आपको प्राणों से तो नहीं जाने देंगे, हम आपके प्राणों को बचा लेंगे, अन्यथा तुम्हें हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं और कई योद्धाओं को परास्त कर चुके हैं। न जाने कितने ही अजय योद्धाओं का सर काट के उनका रक्त पिया है उनके नरमुंड से हमने। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि विजय या पराजय, जो चाहो स्वीकार कर लेते हैं और तुम्हें अपने साथ अपनी विवाहिता बनाकर दैत्यलोक ले चलते हैं। इसे सुनकर विशाखा का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और भांवरी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। विशाखा ने उसके ऊपर चढ़कर उसकी छाती पर बैठते हुए उसे गला काटने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। इसी बीच महाराज सर्प वासुकी ने हस्तक्षेप करते हुए विशाखा को रोक लिया। सभा में मौजूद लोग भांवरी की स्थिति पर हंसने लगे, जिससे अपमानित होकर भांवरी वहां से जा रहा था। सेनापति अनंत सर्प उसके पास आया और उसे शांत करने की कोशिश की। अनंत सर्प ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सर्प वासुकी के खिलाफ भांवरी के रूप में एक मारक हथियार हाथ लग गया है। उसने कुछ सेवकों को बुलाकर भांवरी के घावों पर मरहम लगाने का आदेश दिया। तीरगाह में बैठे लोग अब भी भांवरी को उसकी खोखली ताकत के लिए चढ़ा रहे थे। देखो देखो इस महान योद्धा की हकीकत क्या है, कोई कह रहा था। इसकी ताकत तो केवल दिखावा है। बाकी सब उसकी युद्ध क्षमता पर टिप्पणियां करने लगे। देखो कैसा महान योद्धा है जो एक स्त्री से हार मान रहा है। एक ने कहा, इसकी शक्ति तो केवल बातों में ही है। दूसरे ने व्यंग किया। भांवरी का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। उसने सभा की ओर क्रोधित होकर देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी लोगों ने हमारी शक्ति का अपमान किया है। नागलोकवासियों, अब तुम हमारे कोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसका परिणाम तुम सबको जल्दी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद भांवरी ने वहां से प्रस्थान किया। उसकी धमकियों ने सभा में सन्नाटा फैला दिया और सभी को इस बात का एहसास हुआ कि आने वाले समय में नागलोक को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। महाराज सर्प वासुकी और राजकुमारी विशाखा ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी। उसकी इस धमकी को हल्के में ना लेने की बात कहते हुए चिंतित होकर सभा समाप्ति के बाद राजा सर्प वासुकी ने राजकुमारी विशाखा को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने विशाखा से कहा, बेटी, भांवरी की धमकियों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ अनहोनी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे शक्ति प्रदर्शन ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि नागलोक सही हाथों में है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सबसे कीमती और सब शक्तिशाली धरोहर उस नागमणि को हासिल करो। महाराज सर्प वासुकी ने विशाखा को नागमणि के महत्व और उसकी सुरक्षा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, यह नागमणि हमारी कुलदेवी द्वारा भूलोक और पातालोक के बीच गर्भगृह में रखी गई है। इसे हासिल करने के लिए शारीरिक बल और मानसिक शुद्धता दोनों की ही आवश्यकता है। केवल रॉयल ब्लड में जन्मी एक अविवाहित स्त्री ही इस कठिन तपस्या को करके नागमणि को प्राप्त कर सकती है। सदियों से लाखों नाग इसकी रक्षा कर रहे हैं, परंतु ध्यान रहे, एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। महाराज सर्प वासुकी ने एक प्राचीन मानचित्र निकाला और उसे विशाखा के सुपुर्द करते हुए कहा, यहां का नक्शा मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। इसे अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखना। इस मानचित्र में गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग और वहां के खतरों के बारे में जानकारी है। इस यात्रा में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लोगी।
विशाखा ने नक्शा लिया और अपने पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसे सफलता की शुभकामनाएं दी और कहा, याद रखना, ये केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रश्न है। नागमणि की शक्ति से ही हम भांवरी और उसके जैसे अन्य शत्रुओं से सुरक्षित रह सकते हैं। विशाखा ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने प्रशिक्षकों से विशेष युद्ध कौशल सीखा और मानसिक शक्ति में वृद्धि के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। उसके साथ कुछ विश्वस्त योद्धाओं को भी भेजा गया जो मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए तैयार थे। इस यात्रा में विशाखा को विभिन्न प्राचीन और रहस्यमय स्थानों से होकर गुजरना था। जंगल, पर्वत, गुफाएं और पाताल लोक के रहस्यमय गलियारों को पार करना था। हर स्थान पर उसे नई चुनौतियां और नए खतरों का सामना करना था, लेकिन हिम्मत, धैर्य और साहस से ओतप्रोत विशाखा ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ती रही। अंततः विशाखा और उसकी टुकड़ी गर्भगृह के पास पहुंच गए। वहां की सुरक्षा अत्यधिक कड़ी थी। लाखों नागों ने उस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। गर्भगृह में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे ही विशाखा और उसकी टीम गर्भगृह की ओर बढ़ी, कई भयानक चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।